बीआरएस महाराष्ट्र में नांदेड़ से शुरुआत करने जा रही है और 15 दिन से लगातार आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आपके साथ 5-6 कोई एमएलए है, विधायक है, एमपी भी यहाँ पर ही अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई मराठी चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो आम लोगों को आकर्षित कर सके, उन्हें आपकी ओर लेकर आए। ऐसा क्यों? सर, आप महाराष्ट्र में तो एंट्री कर लिए हैं और यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियां जो है मौजूद पहले से, तो आपको वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उन्हें न्योता देंगे साथ में मिलने का, या आप उनसे जाकर मिलेंगे? सर, जिस तरीके से तेलंगाना में वहाँ की जो पार्टी है एमआईएम, उससे आप लोगों का अलिखित समझौता है। अब आप महाराष्ट्र में आ गए हैं और महाराष्ट्र में आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उस टाइम पर एमआईएम के साथ आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में अलिखित समझौता करेंगे या नहीं? सर, मगर अभी देखने में ये आया है कि आपके केसीआर साहब कांग्रेस को अगर अवॉइड करते हैं तो आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो है, राष्ट्रीय मुख्य विपक्ष पार्टी, उसको अलग थलग कर आप सब एक जगह आकर आप बीजेपी से लड़ पाएंगे? सर, एक स्लोगन बहुत चल रहा है, 1 2 3 4 देश का नेता केसीआर। तो क्या आपकी बीआरएस पार्टी दिल्ली फतह करने की सोच रही है? बिल्कुल। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से केसीआर साहब ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे? 119 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया है, जिसकी बदौलत ही इतने बहुमत से केसीआर साहब तेलंगाना में जीत कर आए हैं जी, मुस्लिम मतदाताओं के वोट से जी। तो मुस्लिम मतदाताओं को केसीआर साहब ने रिटर्न में क्या दिया? सर, कुछ वर्ग, जो मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग केसीआर साहब से नाराज भी है कि उन्होंने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसे 12% किया जाएगा, लेकिन उस नाराज मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, केसीआर पर परिवारवाद का आरोप लगता है कि घर में सांसद, घर में विधायक, भतीजा विधायक, इस तरीके से उन पर परिवारवाद का आरोप लगा करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आप किसानों के मसले पर आपने स्टडी किया है, आपने पूरे महाराष्ट्र भर में इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की और तब जाकर आप बीआरएस में से ज्वाइन हुए कि इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो बीआरएस कर सकती है, ये आपको पता चला। सर, महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो भी किसानों को लेकर बहुत सारे बातें करते हैं, तो उनसे जुड़ के काम कर सकते थे आप। आपको क्यों लगता है सर कि केसीआर ही किसानों के दर्द को दूर करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं? आपको क्यों लगता है? जी, आपने बताया कि किसान जो है तो 13 महीने तक कंटिन्यू 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे हैं, उस दौरान केसीआर साहब का रोल क्या था? तो आइए मिलते हैं बीआरएस के प्रोफेसर विजय मोहिते साहब से और उनसे जानते हैं उनके ताल्लुक से और बीआरएस केसीआर के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में समय दिया है। सर, सबसे पहले तो आप अपने हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रोफेसर विजय मोहिते है। मैं एमबीए कॉलेज का प्रोफेसर रह चुका हूँ, पीएचडी तक पढ़ाई की है और इसके बाद में अभी साइंटिस्ट हूँ। जी सर, पीएचडी आपने किस सब्जेक्ट में की? पीएचडी मेरा इकोनॉमिक्स में हुआ है जी, और मेरा एमबीए जो है ह्यूमन रिसोर्सेस में हुआ है जी। और उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट मैंने इन्वेंट किए, उसके लगभग 12 पेटेंट मेरे रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा। उसमें से 2 पेटेंट आउट ऑफ इंडिया यानी अब्रॉड में भी इंटरनेशनल पेटेंट मिले हैं जी। 10 पेटेंट इंडिया लेवल के, अभी 2 साल में वो भी इंटरनेशनल के लिए जाएंगे। उसके साथ साथ मेरा सामाजिक कार्यों में लगाव था और सामाजिक कार्य करते हुए मैं कई संगठनों से जुड़ा, यूथ के समस्याओं को लेकर
महिलाओं के समस्याओं को लेकर उनको एम्पावर करने के कार्यक्रमों को लेकर मैं महाराष्ट्र राज्य में जगह जगह घूमा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था किसानों की समस्याओं को हल करना। उस प्रोग्राम को लेके जब हम कोंकण से लेके पश्चिम महाराष्ट्र से लेके खानदेश विभाग से लेके मराठवाड़ा विदर्भ यहाँ जब घूमे तब पता चला कि इसमें कितनी गहराई है। समस्या ऐसी है जिसको जड़ से मिटाना ही समस्या का हल है। हम ऊपर ऊपर के अगर उसको लिपापोती करते रहेंगे, इलाज करते तो बिल्कुल समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये समझने के बाद और इसका हल ढूंढने के लिए एक अच्छा पर्याय जब हम ढूंढने निकले तब हमें बीआरएस भारत राष्ट्र समिति का पर्याय सामने नजर आया। और मुझे लगता है कि वही मोमेंट था कि जब हमें लगा कि इस दिशा में जाके भारत राष्ट्र समिति में सम्मिलित होके किसानों के लिए कार्य करना ठीक रहेगा। और मैं उस तरह से आकर्षित हुआ और बीआरएस का झंडा थामा। जी जी सर, आप किसानों के मसले पर आपने स्टडी किया है, आपने पूरे महाराष्ट्र भर में इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की और तब जाकर आप बीआरएस में से ज्वाइन हुए कि इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो बीआरएस कर सकती है, ये आपको पता चला। सर, महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो भी किसानों को लेकर बहुत सारे बातें करते हैं, तो उनसे जुड़ के काम कर सकते थे आप? सर, मैंने कोशिश तो की थी। मैं हर एक उस नेता से जाके मिला जो खुद को जिम्मेदार समझते हैं और हमें उनसे उम्मीद भी है। सरकार तो हमारी माए बाप है। यस। तो बच्चे गुहार लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? अपने माए बाप को लगाएंगे कि हमें ये चाहिए। लेकिन जब पता चलता है कि ये माए बाप हमें हमारा हक देने से पीछे हटती है, जब चुनावी मुद्दे होते, जब चुनाव आते तो आपके वादे कस्में तो बहुत ज्यादा होती है और जब चुनाव में जीतने के बाद सत्ता में आते तो आप कौन और हम कौन, अगर इस तरह का आपका व्यवहार रहेगा तो हमें लगता है कोई और पर्याय ढूंढना ही बेहतर है। और इसलिए हमने महाराष्ट्र की जो अभी प्रस्थापित पार्टियां हैं जो कभी रूलिंग पे थी, कभी अपोजिशन में थी, उन सबसे उम्मीद खो के फिर तेलंगाना का रास्ता पकड़ा। सर, एक स्लोगन बहुत चल रहा है 1 2 3 4 देश का नेता केसीआर, तो क्या आपकी बीआरएस पार्टी दिल्ली फतह करने की सोच रही है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोल दूं, नेता ऐसा हो जिसमें विजन हो। नेता वो हो जिसको छोटे से छोटे तबके का, गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की जिसमें चाहत हो। अगर हम ऐसा नेता को चुनते हैं जो एसी में बैठते हैं, जो हवाई जहाज में सफर करते हैं, जिसको किसान में खेती करने में, मजदूरी करने में वालों के दुख ही नहीं समझ में आते, उसके पैरों को काटा चुभे तो वो उनको अगर समझ में नहीं आते तो वो नेता ना उनका दुख दर्द दूर कर पाएगा, ना उनके जीवन में कुछ बदलाव ला पाएगा। और अगर हम देखते तो अमीर लोग कितने हैं और गरीब लोग कितने हैं, ये अगर दूरी हम सही नेता को चुन के देते हैं तो वो दरी भी मिट जाएगी। गरीब जो सबसे ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में उनके जीवन में बदलाव लाएंगे तो खुशहाली नजर आएगी। आपको क्यों लगता है सर कि केसीआर ही किसानों के दुख दर्द को दूर करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं? आपको क्यों लगता है? ये बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे पूरे भारत देश में घूम चुका हूँ, अलग अलग सरकारें देखी है, अलग अलग राज्यों में गया हूँ, अलग अलग तरह की समस्याएं भी देखी, अलग अलग तरह के हल भी उन सरकारों ने जो निकाले वो देखे। तब जब मैं तेलंगाना में पहुंचा तब मुझे मालूम पड़ा कि कितने अलग तरीके से वहां पे शासन प्रशासन चलाया जा सकता है, जिससे लोगों के जीवन में काफी प्रभावित किया है। अगर हम सरकारी किसी भी योजनाओं की बात करें या किसी भी तरह के कार्यक्रमों की बात करें तो उसका सेंटर पॉइंट जो है, मध्य बिंदु जो है, वो आम इंसान अगर हो, जनता हो, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर वो कार्यक्रम किया जा रहा हो और उसका प्रभाव सीधा उसी कैटेगरी में पड़ रहा हो तो डेफिनेटली वही नेता सक्सेसफुल होगा जो इस तरह के काम करता है। और आगे चल के मैं आपको
मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आगे चल के मैं आपको हर वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने अपने आंखों से वहां पे जाके देखी है, मैंने खुद वहां पे जाके महसूस किया है। सर, बीआरएस जो देश भर में फैलने के जो मंसूबे बना रखी है, वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई प्री प्लान्ड चीज नहीं थी। जब केसीआर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, इन्होंने, आपको तो मालूम है, दिल्ली में बहुत बड़ा किसान का आंदोलन हुआ था। 13 महीने किसान रास्ते पे बैठे थे, लाखों की तादाद में वहां पे बैठे, उन्होंने चक्के जाम किया, उन्होंने रास्ता रोको किया, उन्होंने वो हर एक चीज की जो अपने हक के लिए सरकार नींद से उठे और बोले हाँ ये तुम्हारा हक है, हमने ये काले कानून लाए, इसको हटा देते, और उन्होंने उसमें जीत हासिल की। लेकिन इसी बात से केसीआर सर व्यथित भी हुए। अच्छा। जैसे कि उन्होंने देखा कि अपने हक के लिए किसानों को 13 महीने घर द्वार छोड़ के रास्ते पे बैठना पड़ रहा है, उससे वो दुखी हुए। दूसरी चीज ये थी कि फायदा और नुकसान ये तो सारे किसानों को हो रहा था। अब कन्याकुमारी से देखो कश्मीर तक जाते हैं तो भी 3 काले कानून अगर वो वहां पे आते हैं, लागू होते हैं, तो सबका ही उसमें नुकसान था। लेकिन रास्ते पे बैठने वाले कुछ गिने चुने राज्यों में से लोग थे। तब केसीआर सर को इस बात की कमी खल गई कि क्यों नहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब लोग यूनाइट हुए, सारे किसान एक साथ क्यों नहीं आए। अब किसानों की अगर हम संख्या देखते हैं तो कम से कम 48% लोग पूरे के पूरे किसानी पे निर्भर है। 65% लोग किसानी और उसके संबंधित व्यवसायों पे निर्भर है। अगर इतनी बड़ी संख्या 140 करोड़ के देश में अगर 80 करोड़ या 70 करोड़ लोग सिर्फ किसानी से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं करोड़ों लोग रास्ते पे आए, तो 2-4 महीने में ही ये बात निपट सकती थी। ये कमी खलने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोई भी सत्ताधीश जो इस तरह से गलत तरह से अपने विचार लाता हो, गलत तरीके से अपनी मंशा अपने आवाम पे, अपनी जनता पे अगर वो रखता हो, तो और उसके लिए उसको वापस लेने के लिए इतना अगर झगड़ा करना पड़ता है, तो लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि किसान जो है तो 13 महीने तक कंटिन्यू 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे हैं। उस दौरान केसीआर साहब का रोल क्या था? केसीआर सर उस दौरान सारे किसानों को बार बार मिलने गए थे, उनका हौसला बढ़ाया था, उनको जिस भी तरह से वो सपोर्ट कर सके वो करने की उन्होंने कोशिश की थी। किसानों का कहना यह था कि हम अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से खुला समर्थन लेते हैं तो गलत मैसेज जाएगा कि ये अपोजिशन की चाल है या किसी भी तरह से इससे दाग लग सकता है। इसके लिए उन्होंने हौसला बढ़ाने का काम तो किया, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट लिया नहीं इनसे। तो उस आंदोलन में केसीआर सर प्रो फार्मर की भूमिका में रहे हैं। आपने बता दिया कि केसीआर साहब जो अपनी पार्टी बीआरएस को भारत भर में क्यों फैलाना चाहते हैं, इसकी वजह आपने बता दी है। जब आप पूरे भारत भर में फैलेंगे तो आपको जितने भी अपोजिशन हैं, अभी मौजूदा सरकार के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, उन सबको साथ में लेकर चलना है, तो ये आप पूरे भारत भर में फैलेंगे। अभी कैसा है, काले कानून बीजेपी एनडीए लीड गवर्नमेंट ने लाए हैं। जिस तरह से इसके पहले भी कई और सरकारें भी आई थी, उन्होंने इस तरह से अपने आवाम पे, अपने रैयत पे हथौड़ा नहीं चलाया था। तो बीजेपी को हराने के लिए जो साथ में आएगा, जो जनता के हित में होगा, उस सबको साथ लेके चलने का केसीआर सर का मंसूबा है। उसमें कोई एक पार्टी इनको नहीं लेना है, उनको नहीं लेना है, इस तरह की कोई उन्होंने कंडीशंस नहीं रखी है। जो भी साथ में चलेंगे और जनता के हित में कार्यक्रम करने के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत एक साथ आएंगे, वो सब क्यों केसीआर सर वेलकम कर रहे हैं। जी सर, मगर अभी देखने में ये आया है कि आपके केसीआर साहब कांग्रेस को अगर अवॉइड करते हैं तो आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो है, राष्ट्रीय मुख्य विपक्ष पार्टी, उसको अलग थलग कर आप सब एक जगह आकर आप बीजेपी से लड़ पाएंगे?
कांग्रेस को अलग रखने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है या ऐसा कोई प्री प्लान शेड्यूल नहीं है हमारा कि कांग्रेस को बाजू में रखेंगे, हम थर्ड फ्रंट करके उभर के आएंगे। कांग्रेस हमारे साथ आती है या बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जाना पड़ता है, तो वो चुनाव के समय डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जनता का भला हो, जनता का हित हो, किसानों का हित हो। बहुत बड़े संख्या में जो अपने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका हित हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों का के हित के लिए इतने बड़े जनसंख्या को पैरों तले रौंदा नहीं जाए, ये देखते हुए जो जो प्रोग्राम सही लगेगा उस हिसाब से केसीआर सर और बीआरएस पार्टी बड़े ताकत के साथ चलेगी। सर आते हैं अभी तेलंगाना स्टेट के ऊपर। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पे जी चुनाव हुए, उसमें से 104 सीटों पर बीआरएस ने जीत हासिल की। जी इतनी बड़ी जीत का राज क्या है? जनता का प्यार, और वो प्यार जीतने के लिए जो केसीआर सर ने काम किए जी, विकास कामों को, ये इसका पूरा श्रेय जाता है। अच्छा, धार्मिक जो अनबन होती है, गंगा जमनी तहजीब जो है अपने देश की, उसको सबसे ज्यादा बरकरार रखा गया है तेलंगाना राज्य में। आपको वहाँ पे दंगे नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं दिखाई देगा। तो एक अच्छे पॉलिटिशियन का यही लक्षण होता है कि वो इस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय विकास कामों को प्राधान्य दे, और वो देखते हुए आपकी जरूरत क्या है, जनता की जरूरतों को समझ के उस तरह की योजनाएं सामने लाने से जनता में वो दिन ब दिन और लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और इसी कारण जनता उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीता के इतनी मेजोरिटी में सत्ता में सर, वो कौन सी जन कल्याण योजनाएं हैं जो लोगों को इतनी लुभाती है और केसीआर को इतना लोकप्रिय बनाई है जी? उन जन कल्याण योजनाओं के बारे में जरा बताइए आप। सबसे पहली बात तो ये है, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपके किसान हो या नीचे के जो दबे हुए तबके हो, उनको चाहिए, वो तो मेहनत में तो बहुत होते हैं, उनको चाहिए होता है कि रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस कौन से होते हैं? खेत खलिहानों में काम करने वालों को चाहिए पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी हो तो अच्छी तरह से खेत खलिहानी कर पाएंगे। उनको चाहिए बिजली, अगर अच्छी तरह से बिजली हो तो अपनी फसल को उगाने में, पानी की सिंचाई में उसको आसानी होती है। तो अगर हम तेलंगाना और आजू बाजू के राज्यों में देखें तो इसमें फर्क नजर आता है। सबसे पहली बात मैं करूंगा योजनाओं में से काकतिया डैम जो है उसका रिजर्वायर का उन्होंने पुनरुज्जीवन कर दिया, जिसके वजह से बहुत अच्छी तरह से पानी वहां पे आ गया। और उसके अलावा और भी योजना है, जैसे क्लस्टर योजना, उसके बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। ये इन्होंने क्या कर दिया कि उस 5000 एकड़ के बीचों बीच वो क्लस्टर हाउस बना दिया। उसके वजह से क्या हुआ कि उनकी कोई भी समस्या हो, खेती से या बीज से या तो खाद से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कृषि अधिकारी वहीं पे मिलेगा, वहीं से उनका समस्या को हल कर देगा। ये क्लस्टर योजना के वजह से इतना फायदा हुआ। तो रैतु बंधु ये बहुत लोकप्रिय स्कीम है, जिसके तहत सालाना 1 एकड़ के 10,000 रुपया सरकार बीज लेने के लिए देती है। अच्छा। तो उससे होता क्या है कि साहूकार से उनको ब्याज पे कर्जा देने की जरूरत नहीं। उसके अलावा दलित बंधु नाम की स्कीम है, जो नीचे दबा हुआ तबका है उनको वो बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स देते हैं, और उनको वापस नहीं करना होता है। बस सरकार ये चाहती है कि आप ये पैसा लेके सही तरीके से बिजनेस करो, और उसकी वजह से जो नीचे दबा हुआ तबका है, दलित लोग हैं, वो अच्छी तरह से सामने आके बिजनेस करना शुरू कर दिए, और उनके जीवन शैली में भी अच्छे तरह से बदलाव आया है। उसके अलावा शादी मुबारक उनका एक योजना है, जिसके तहत वो शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को पैसे, कपड़े या जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से, और केसीआर सर ने केसीआर किट करके एक योजना बनाई है। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रही। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है
वो माल न्यूट्रिशन की वजह से वीक हो जाती है, तो उनको ये किट दिया जाता है जिसमें खाने पीने का सामान जो लगातार उन महिलाओं को 9 महीने उनका डिलीवरी होने तक पूरी तरह से मिलता है, और जिससे न्यूट्रिशन मिलता है, उनकी सेहत ठीक रहती है, आने वाले बच्चे की सेहत ठीक रहती है, तो आगे आने जन्म लेने वाले जनरेशन का भी वो ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने क्लस्टर योजना के बारे में बताया था। तो सरकार क्या करती है, जिसमें किसको कितना धान उगाना है, किसको कितना फ्रूट्स उगाना है, इस तरह का ब्यौरा हर साल देती है, बजट देती है। अच्छा। ये किसी भी राज्य में मैंने देखा नहीं जो तेलंगाना में देते हैं। जितना धान, जितने ग्रोसरी वहां पे जनरेट होती है, सरकार उसके आखिरी दाने तक खरीद लेता है। तो इससे एमएसपी का जो मुद्दा है वो निकल जाता है। वहां पे तकलीफ नहीं होती कि हमारी जो फसल है वो कम दाम में गई या गई नहीं या कुछ भी नहीं। तो इस तरह से किसान जो है वो खुशहाल है। ये जो योजना है इस वजह से किसान बिल्कुल एकदम खुशहाल है। जी जी। ये सब जो भी कार्य है, जो भी बीआरएस पार्टी की ओर से केसीआर साहब करते आ रहे हैं, वो किसानों के हित में है। खुद वो किसान परिवार से आते हैं, बोलकर कर रहे हैं। जी। सर, स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोग्राम केसीआर साहब चलाते हैं? जी, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अपने स्कूल्स में कुछ बदलाव किए। जैसे तो स्कूल को स्मार्ट कर दिया। उसके बाद जो लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ वहां से हमेशा माइग्रेंट होते रहते थे, उन माइग्रेंट्स के लिए उन्होंने स्कूल कंपलसरी कर दिया उनके बच्चों को। और यहाँ से जहां से भी निकले दूसरी जगह पे गए तो उनकी पढ़ाई अपूरी न रहे, उस पे उन्होंने ध्यान दिया। तो इससे हुआ क्या कि हर एक बच्चा वहां से स्कूली पढ़ाई तो कम से कम कंप्लीट कर ही लेता है। और दूसरी बात कि इस स्कूल में जब वो जाते हैं तो उनको जो बाहर के स्कूल में जो फीस देना पड़ता है या करना पड़ता है, उसी क्वालिटी का सरकारी स्कूल में उनको मिल रहा है। तो उसके वजह से होता क्या है, उनके जीवन शैली में, उनके विचारों में काफी इसका प्रभाव पड़ता है। जी, ये तो होगा सर प्राइमरी तक, हाई स्कूल लेवल तक। हायर एजुकेशन के लिए केसीआर साहब का क्या है रोल? हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने अच्छे जो क्वालिफाइड बच्चे उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया कि जो पढ़ाई में अच्छे लेकिन किसी वजह से अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टाइप की बना दी है, और जिसके वजह से हजारों बच्चों ने अपना भविष्य अभी सिक्योर कर दिया। सर, आते हैं अब मुस्लिम इशू पर। जी। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से केसीआर साहब ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे? मैं परसेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ। विधानसभा, जेडपी या कॉरपोरेशन, इन सब में मिला के हैदराबाद में 40% मुस्लिम वोट शेयर है, और पूरे तेलंगाना की बात करें तो 12% मुस्लिम शेयर है। और केसीआर सर ने बीआरएस पार्टी में, जबकि वो टीआरएस थी, तभी 18% के उम्मीदवार दिए थे। उसमें से 14% जीत के आए। मतलब एवरेज की बात करें तो उनके मुस्लिम आबादी के एवरेज से ज्यादा ही रिप्रेजेंटेशन दिया है। सर, दूसरा एक है कि 119 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया है, जिसकी बदौलत ही इतने बहुमत से केसीआर साहब तेलंगाना में जीत कर आए हैं जी। मुस्लिम मतदाताओं के वोट से जी। तो मुस्लिम मतदाताओं को केसीआर साहब ने रिटर्न में क्या दिया? सबसे पहली बात तो उनके जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की। जैसे बहुत सारे मोहल्ले में छोटे छोटे घरों में मुस्लिम आबादी रहती थी, उनके लिए अगर आप अभी जाके देखोगे तो सरकारी योजना के तहत आवास दिए गए, और ये आवास कोई छोटे घर या ऐसे कोने जैसे नहीं, 2 BHK घर उनको दिए गए। और आप देखोगे तो हजारों ऐसे घर अभी तक लाभार्थियों को मिले हुए हैं, और अभी भी काम जारी है, आगे भी हजारों लोगों तक ये पहुंचेंगे। तो आपने बता दिया कि केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए वहां पर किस तरीके से 2 BHK के घर उन्हें आवंटित किए हैं, उन्हें बना कर दिए हैं, और अभी बनना चालू भी है।
सर कुछ वर्ग जो मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग केसीआर साहब से नाराज भी है कि उन्होंने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसे 12% किया जाएगा, लेकिन उस नाराज मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन का जो अधिकार था, जो इसके पहले राज्यों के हाथ में हुआ करता था, 105वीं घटना दुरुस्ती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत केंद्र सरकार में ने उसको इस तरह से बदल दिया कि अभी राज्यों के हाथ में किसी को भी 1% भी रिजर्वेशन देना नहीं रहा। राज्य की सरकार ने तो दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए 12% का बिल लाया भी था, और जब वो केंद्र के हाथ में गया तब उन्होंने उसको रोक लगाई। तो एनडीए लेड जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसको पूरी तरह से दबा के रखा है। महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन की बात हो गई, तेलंगाना में वही मुस्लिम कम्युनिटी के रिजर्वेशन की बात अटक गई है। सर केसीआर पर परिवारवाद का आरोप लगता है कि घर में सांसद, घर में विधायक, भतीजा विधायक, इस तरीके से उन पर परिवारवाद का आरोप लगा करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहली तो बेबुनियाद बात है। मैं कई महीनों से उनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है उनके एमएलए ऐसे ऐसी जगह से आए हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिटी से आए, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग हैं। एक तो मजदूर थे, वो एमएलए बन गए। एक तो साइकिल पे वो कुछ बेचने वाले थे, वो एमएलए बन गए। एक दिहाड़ी पे जाने वाले आदमी थे, वो एमएलए बन गए। तो ये परिवारवाद तो है नहीं। उन्होंने अभी अगर 119 एमएलए में से 104 उनके एमएलए है, तो उसमें से ज्यादातर एमएलए ऐसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं जिनका पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई वास्ता ही नहीं। ऐसे लोगों को उन्होंने नेता बनाया, उन्होंने अपने विजन से पार्टी को खड़ा किया, तेलंगाना को अलग बनाया, उसको प्रगति पथ पे लेके गए। और उसके बाद जब ये बात सामने आती है कि वो परिवारवाद है, तो मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद है। अगर होता है तो परिवारवाद ऐसे ही हो। सर केसीआर साहब के तानाशाही यानी हिटलर पना जो है, उससे किससे बहुत मशहूर है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये भी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि विरोधियों को किसी को कोसना है, नीचा दिखाना है, तो इस तरह की कहानियां बनाई। विरोध की कोई न्यूज वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई वो पत्रकार का नाम मैं बोल रहा हूँ, उस पत्रकार ने सिर्फ उनके विधायक पर एक आरोप लगाया था और उसके पास सबूत भी थे। तो उस आरोप लगाने पर आपके केसीआर साहब ने उस पत्रकार को जेल भेज दिया। ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। इस तरह का कोई वहां पे माहौल या इस तरह के कोई काम मैंने उनकी तरफ से नहीं देखे। मैं कई महीनों से उनके साथ रह रहा हूँ, सीएम हाउस में रह रहा हूँ, कैंपस में रह रहा हूँ, और उनके कई निर्णय प्रक्रिया को मैंने एकदम पास से देखा है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा नेता अगर कोई मेरी नजर में तो वही है। उन्होंने दूसरी बात मैं और एक कहना चाहूंगा, कोई भी निर्णय जो है वो उनके जो एमएलए मिनिस्टर वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि सीएम साहब ऐसे फाइल बहुत सारे सैकड़ों फाइल लेके बैठे हैं, साइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी काम बहुत स्मूथली चल रहा है, जो और राज्यों में नहीं हो रहा। ये तभी होता है जब आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। तानाशाह हमेशा सेंट्रलाइज कर देता है और वो अपने साइन के लिए सारी चीजें रोक के रखता है। अगर ये तानाशाह होते तो ये सब चीजें नहीं होती। सर अभी आते हैं महाराष्ट्र। बीआरएस महाराष्ट्र में नांदेड़ से शुरुआत करने जा रही है और 15 दिन से लगातार आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आपके साथ 5-6 कोई एमएलए है, विधायक है, एमपी भी यहाँ पर ही अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई मराठी चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो आम लोगों को आकर्षित कर सके, उन्हें आपकी ओर लेकर आए। ऐसा क्यों? मैंने इसका जवाब इसके पहले ही दिया है। सर केसीआर सर जो है वो आम लोगों में से नेतृत्व बना देते हैं, आम लोगों को नेता बना देते हैं। तो उन्होंने
जिनको हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी दी है, उसमें से जो अच्छी तरह से काम करेंगे वो और आगे बढ़ेंगे, वही नेता बनेंगे, वही चेहरा भी बनेंगे। तो जी। और दूसरा सर, जैसा कि हमारे गणेश कदम जो है, जो 3-4 महीने से लगातार हमारे संपर्क में थे, आपसे तो पहली बार परिचय हुआ, उनकी मेहनत भी हमें नजर आती है कि वो किस तरीके से करते हैं। आप उन्हें फ्रंट पर क्यों नहीं लाते हैं? ऐसी बात नहीं है, सारे एक ही फ्रंट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी मेहनत की, क्योंकि नांदेड़ की सभा बाबूराव जी कदम, जो गणेश जी के पापा है, इनकी मेहनत के बदौलत उनके होम ग्राउंड में होने जा रही है। यस यस। तो सबसे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा महत्व या ज्यादा लीडरशिप उनको ही यहाँ पे दिखानी है। सर, आपने तो महाराष्ट्र में एंट्री अभी कर ली है। 5 फरवरी को केसीआर साहब की यहाँ पर सभा है। तो जिस तरीके से तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के विंग्स है, जैसा छात्र विंग्स है, महिला विंग्स है, उस तरीके से यहाँ पर भी विंग्स वगैरह आप तैयार करेंगे? बिल्कुल। किसानों का पहले तो BRKS, भारत राष्ट्र किसान समिति के नाम से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक समिति किसानों का होने जा रहा है, जो महाराष्ट्र में भी बनेगा। उसके बाद महिलाओं का होगा, यूथ का होगा, विद्यार्थियों का होगा, शिक्षकों का होगा, और तमाम जो विंग्स होते हैं वो सारे इसमें बनेंगे। सारे कैटेगरी को हम उतनी अपॉर्चुनिटी देंगे, सारे कैटेगरी को हम उतना ही न्याय देने की कोशिश करेंगे। सर, बीआरएस की भविष्य की योजना के बारे में जरा कुछ बताइए। बीआरएस पार्टी जो है तेलंगाना से अभी आगे निकल के राष्ट्रीय पार्टी होने की कगार पे है, कोशिश में है। तो अलग अलग राज्यों में इसी तरह की टीम बना के नए चेहरे लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। बहुत ही जल्दी हम एक अच्छी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ जाएंगे। सबसे पहला लक्ष्य तो यही रहेगा कि जो बड़ा तबका है, यानी कि किसान जो है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें जो जो कोशिशें करनी पड़ेगी वो कोशिशें करेंगे। किसानों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर भी है जो रेवेन्यू देता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ज्यादा होता है। कॉरपोरेट सेक्टर्स को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो बेनिफिट है वो देने की कोशिश करने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस आते हैं उन सब के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हुई है। खुद केसीआर सर इसके बारे में एक बार मीडिया के सामने आके बात रखेंगे। ये रोड मैप तैयार हो चुका है? बिल्कुल तैयार है सर। आप महाराष्ट्र में तो एंट्री कर लिए हैं, और यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियां जो है मौजूद पहले से, तो आपको वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उन्हें न्योता देंगे साथ में मिलने का, या आप उनसे जाकर मिलेंगे? मैंने पहले ही जैसे बता दिया था, कुछ ताकतें ऐसी है हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। हम अपना विकल्प लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और उसमें जो हमारा साथ देगा हम उन्हें साथ में लेंगे। हमारा एजेंडा जनता का भला करना, किसानों का भला करना, दबे कुचले समाज का भला करना, उनके लाइफ में अपलिफ्टमेंट लाना, एम्पावरमेंट लाना, यही है। जी सर, जिस तरीके से तेलंगाना में वहाँ की जो पार्टी है MIM, उससे आप लोगों का अलिखित समझौता है। अब आप महाराष्ट्र में आ गए हैं, और महाराष्ट्र में आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। उस टाइम पर MIM के साथ आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में अलिखित समझौता करेंगे या नहीं? हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, और जो BRS का एजेंडा है उसके साथ जो पार्टी आके खड़ी रहेगी, जनता का भला करने की सोचेगी, उनके साथ हम वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाने के लिए साथ चलेंगे। जी, ये थे प्रोफेसर विजय मोहिते सर। ये BRS के ताल्लुक से, अपने ताल्लुक से, तफसील से बता दिया है। मैं इनसे एक गुजारिश करता हूं कि ये महाराष्ट्र की जनता को, खासतौर पे नांदेड़ की जनता को 5 फरवरी के लिए कुछ अपील करें। मेरा हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है, भारत राष्ट्र समिति एक नया विकल्प बन के आपके सामने आ रहा है। ये पार्टी आपके बच्चों के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के भविष्य के लिए
सारे जनता के लिए कारीगर साबित होने वाली है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले तेलंगाना में रोल मॉडल बन के दिखाया है, लोग खुश हैं। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का नांदेड़, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, वहां पे भी ये खुशहाली फैले, लोगों का जीवन में बदलाव हो, प्रभावशाली बने। और इसी के लिए आपको गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा बीआरएस पार्टी को जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। आने वाले 5 तारीख को गुरुद्वारा मैदान हिंगोली गेट के सामने केसीआर सर हम सबको मिलने आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर नांदेड़ में उनका स्वागत कीजिए और इस बदलाव को आप अपने आंखों से देखना शुरू कीजिए। तो साथियों, ये थे बीआरएस के प्रोफेसर विजय मोहिते साहब, जिन्होंने बीआरएस के ताल्लुक से तमाम बातें बता दी है। बीआरएस क्यों जरूरी है आज के दौर में, एक नए विकल्प के तौर पर। 8 तारीख को केसीआर साहब की सभा है गुरुद्वारा मैदान पर हिंगोली गेट के पास। आप सभी से अनुरोध है कि उस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। मैं प्रोफेसर विजय मोहिते सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।